everyone, myself Gargi Sharma and I welcome you all in Law Learners 365 YouTube channel. जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, हमारे राजस्थान एपीओ का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो जनवरी में कंडक्ट होने वाला है। आप सभी की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एंड आपको हेल्प करने के लिए लॉ लर्नर्स 365 की जो टीम है वो आपके लिए एक इनिशिएटिव लेकर आई है, जहां पर आपको जो भी आपके सिलेबस है दैट इज योर क्रिमिनल लॉज, बोथ मेजर लॉज एंड माइनर लॉज जो है वो आपको कॉन्सेप्ट्स प्लस एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फैकल्टीज के द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है, इसी के साथ जो राजस्थान एपीओ को लेकर कुछ बेसिक डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, वो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो डाउट रहता है वो ये है कि क्या हमें सारे सेक्शंस पढ़ने हैं या सिर्फ जो आरपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफाई किए हैं सिर्फ हमें अपनी स्टडीज को वहां तक रेस्ट्रिक्ट करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि हमें हमारी जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ उन सेक्शंस तक ही रखनी है, वहीं तक लिमिट करनी है जो हमें आरपीएससी ने नोटिफाई करके दिए हैं, उससे आगे पीछे हमें नहीं जाना है। एंड सेकेंडली, क्या हमें न्यू लॉज भी प्रिपेयर करने हैं, तो इसके लिए भी हमें नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली ये बता दिया गया है कि आपके एग्जाम के लिए जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज है दैट इज योर आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी एप्लीकेबल रहने वाले हैं। तो आपको अपनी तैयारी को पुराने सिलेबस तक ही रेस्ट्रिक्ट करना है एंड यू डोंट नीड टू स्टडी न्यू लॉज। ठीक है, आई होप इन दोनों डाउट्स को लेकर आपको अब क्लैरिटी हो गई होगी। अब जो हम सेशन डील करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू इंडियन एविडेंस एक्ट। तो मैं आपको पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो भी आपके सेक्शंस आने वाले हैं एग्जाम में वो कवर करवाऊंगी। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद आवर सेशन। मैं आप लोगों के साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल एंड आई एम ऑडिबल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को, दैट इज योर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो बहुत ही बेसिक डिस्कशन रहेगा, बट ये बेसिक डिस्कशन जो है वो आपके एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने सेक्शंस की तरफ मूव करेंगे। तो जो आज का आपका सेशन है वो बेसिकली आपको क्या दे रहा है, एक नींव बना रहा है आपकी, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी ये हेल्प करेगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और रिवीजन पर्पस के लिए वीडियोस देख रहे हैं, एंड उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगे जो फर्स्ट टाइम इन वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे, पर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आज इस सेशन के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप पीपीटी में देख सकते हैं, आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस चीज से डील करेगा कि क्या आपका जो 1872 था उससे पहले लिटिगेशंस नहीं होते थे, या फिर क्या वहां पर एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, पार्टीज के द्वारा क्या साक्ष्य नहीं दिए जाते थे। तो 1872 से पहले की क्या पोजीशन थी वो हम लोग डील करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। देन सेकेंड हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस लॉ। तो यहाँ पर बेसिकली हम कुछ बेसिक जो पॉइंटर्स हैं वो डील करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स आपके बेयर एक्ट के अंदर है एंड कुछ हम एडिशनल पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली प्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देन नेक्स्ट विल बी द स्कोप इन द सेंस कि क्या हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो क्या सिर्फ सिविल केसेस में लगता है या सिर्फ क्रिमिनल केसेस में लगता है, या दोनों में ही हमें एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन स्कोप। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऐसे रूल्स, कुछ गोल्डन रूल्स जिनके ऊपर आपका जो पूरा एविडेंस लॉ है वो बेस्ड है। ठीक है, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द नीड और द ऑब्जेक्टिव ऑफ एविडेंस लॉ, यानी कि आपके लेजिस्लेचर के द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट को क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बनाने की। ठीक है, तो क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे इस एक्ट का, दैट विल बी डिस्कस्ड अंडर दिस हेड। देन फाइनली हम लोग देखेंगे बर्ड व्यू ऑफ एविडेंस एक्ट। बर्ड व्यू मींस वैसे तो आपके सेलेक्टेड सेक्शंस आने वाले हैं, बट आपको एक बार पूरा जो इंडेक्स है इंडियन एविडेंस एक्ट का, दैट इज कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप जो आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है सेशन का वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम सबसे पहले बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो यहां पर सबसे पहला अगर आप पॉइंट देखेंगे तो वहां आपको क्या बताया है कि एक चार्टर आया था दैट इज ऑफ 1726।
जिसने क्या किया था, आपके इंग्लिश कॉमन लॉ की स्टैब्लिशमेंट करी थी। कहाँ कहाँ पर? आपके प्रेसिडेंसी टाउन्स में। प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन से होते हैं आपके? दैट इज कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, तो कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे के अंदर क्या स्टैब्लिश किया गया था? इंग्लिश कॉमन लॉ। किसके द्वारा? 1726 के चार्टर के द्वारा। ठीक है, देन सेकंड क्या आता है कि अभी क्योंकि हमारे पास 1872 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट आया था, तो उससे पहले क्या प्रोविजंस फॉलो किए जाते थे या किस तरीके से साक्ष्य दिए जाते थे? तो वहां पर यह बताया गया है कि इस तरह का क्योंकि कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, इसलिए वहां पर क्या फॉलो किए जाते थे? कस्टम एंड यूसेज। कस्टम एंड यूसेज मतलब जो बहुत पुराने समय से जो रीतियां फॉलो की जा रही हैं, जो कस्टम्स फॉलो किए जा रहे हैं, दैट वाज द बेसिस ऑफ योर एविडेंसेस। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या नहीं था? कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था। देन थर्ड पॉइंट क्या बताते हैं कि आपके गवर्नर जनरल ने फर्स्ट टाइम क्या स्टैब्लिश किया था? इस रूल्स को लेकर, एविडेंस रूल्स को लेकर एक एक्ट जो है वो स्टैब्लिश किया था। एंड वो कब किया था? दैट इज योर 1835। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ कमीशंस के बारे में। अब कमीशंस में बेसिकली आपको दो कमीशंस देखने को मिलते हैं। एक सर मैने के, जो क्या थे? 1868 में सर मैने के द्वारा दिए गए थे, बट क्योंकि इसमें कुछ लेक्यूनास थे, कुछ इसके कॉन्स थे, इसलिए जो आपका कमीशन है वो क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद 1871 के अंदर आपके सर जेम्स स्टीफन ने, जिन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन एविडेंस लॉ बेसिकली, उन्होंने 31 मार्च 1871 के अंदर क्या किया था? एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी एक्ट एग्जिस्टेंस में आता है या लॉ एग्जिस्टेंस में आता है, तो उससे पहले क्या प्रिपेयर किया जाता है? एक ड्राफ्ट। तो इसी तरीके से आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट है वो कब प्रिपेयर किया गया था? 31 मार्च 1871 में। एंड फाइनली आपका इंडियन एविडेंस एक्ट पास कब हुआ था? सो दैट इज योर 1 सितंबर 1872। तो ये जो डेट है ये आपकी क्या है? एनफोर्समेंट डेट है, या जब आपका एक्ट इफेक्ट में आया। सो ये जो स्लाइड थी हमारी, इसमें हमने डिस्कस किया अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स की या कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स है, यानी कि एक्ट नंबर, कब आपका एक्ट एनफोर्समेंट में आया और कब इसको प्रेसिडेंट की असेट मिली, तो ये तीनों पॉइंट्स तो आपके डायरेक्टली बेयर एक्ट से आते हैं। सो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का नंबर क्या है? सो दैट इज एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। इससे पहले हम आगे चले, मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने बेयर एक्ट्स अपने साथ में लेके बैठे, तभी आप लेक्चर को फुली यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमारे जो प्रियम्बल से पहले जो हमारे पास जो एक्ट का नाम लिखा होता है, उसके बाद हमारे पास क्या लिखा होता है? एक्ट नंबर। सो दिस इज एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। अब जब आप देखेंगे अपने बेयर एक्ट में, तो वहां आपको 2 डेट्स देखने को मिलती है। एक होती है जब असेंट ऑफ प्रेसिडेंट मिली, ठीक है, वो आपका जो ऊपर एक्ट का नाम होता है उसी के नीचे मिलेगी आफ्टर एक्ट नंबर। सो असेंट कब मिली प्रेसिडेंट की? सो दैट इज योर 15 मार्च 1872। और जो एनफोर्समेंट की डेट होती है वो आपको सेक्शन नंबर 1 में बताई जाती है। तो एनफोर्समेंट में कब आया हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट? सो दैट इज योर 1 सितंबर 1872। ठीक है, जो आपको सेक्शन नंबर 1 में दी जाती है। देन जैसा कि हमने डिस्कस किया, ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? सर जेम्स स्टीफन ने। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट्स अभी तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखें कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो वहां पर हमारे पास है टोटल 3 पार्ट्स, जिन्हें 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। एंड टोटल सेक्शंस कितने हैं? 167। तो जब अभी हम बर्ड व्यू डिस्कस करेंगे, तब हम इस चीज को और अच्छे से डील करेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपके पास कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सी लिस्ट में फॉल करता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कौन से लिस्ट में फॉल करता है? दैट इज योर कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि आपकी दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है, दोनों ही एविडेंस को लेकर जो आपके लॉज हैं वो बना सकती है। और कौन सी एंट्री नंबर है? सो दैट इज योर एंट्री नंबर 12। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का नेचर कैसा है, यानी कि क्या ये प्रोसीजरल लॉ है या ये सब्सटेंटिव लॉ है। तो सब्सटेंटिव लॉ कौन सा होता है? वो लॉ होता है जो आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिफाइन करते हैं। एंड प्रोसीजरल लॉ कौन सा होता है? जो उनका आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज को एनफोर्स करने के लिए प्रोसीजर बताते हैं। तो जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है वो क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ, या अदर वर्ड्स में हम इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव लॉ।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉन एग्जॉस्टिव। नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है, एक कंप्लीट एक्ट नहीं है। आपको इससे बाहर भी बहुत सारे एक्ट्स को रेफर करना पड़ता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या नहीं है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जिसमें क्या बोला है आपको कि दो तरह के लॉज हम देखने को मिलते हैं। वन इज लेक्स फॉरी दैट इज लॉ ऑफ लैंड, एंड वन इज लेक्स लॉसी दैट इज लॉ ऑफ फॉरम। ठीक है। तो जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है वो क्या है, लेक्स फॉरी है, दैट इज लॉ ऑफ लैंड है। यानी कि जैसे आप इसका टाइटल पढ़ते हैं तो दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यानी कि जो आपका एविडेंस है वो कहाँ के लिए है, ये इंडिया रिलेटेड आपका एक्ट है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप ये सभी को क्लियर हो गए होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे स्कोप की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम कि जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है वो दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल रहता है, यानी कि सिविल केसेस के अंदर भी एविडेंसेस लिए जाते हैं एंड क्रिमिनल केसेस में भी एविडेंसेस लिए जाते हैं। करेक्ट। इसके अंदर सिविल केसेस में हमें अपने केस को कहां तक प्रूव करना होता है, सो यहां बोला गया है मेयर प्रिपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस इज इनफ, यानी कि 50% तक भी हमारे पास चलेगा, यानी कि 49% तक भी सिविल केसेस में आपका केस क्या माना जाता है, प्रूफ माना जाता है। बट अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं तो वहां पे आपका केस कैसे प्रूफ होना चाहिए, दैट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मीन्स मोर देन 51%। ठीक है। तो ये बेसिकली बताया गया है कि आपके दोनों ही केसेस दैट इज सिविल केस में भी एंड क्रिमिनल केस में भी आपके इंडियन एविडेंस एक्ट का इक्वल पार्टिसिपेशन रहता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू नो कि आपका एविडेंस लॉ जो है वो किन रूल्स पे काम करता है। तो सबसे पहला क्या बोला गया है कि जो एविडेंसेस दिए जाएंगे, यानी कि जो साक्ष्य दिए जाएंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, या तो रेलिवेंट फैक्ट से, यानी कि या तो सुसंगत तथ्य से, या फैक्ट एंड इशू से। फैक्ट एंड इशू का मतलब विवादित तथ्य। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एविडेंस देने की बात आएगी तो वो या तो आपके रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड होंगे या वो आपके फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा कोर्ट के अंदर कोई भी जो आपका एविडेंस है वो रेलिवेंट और एडमिसिबल नहीं होगा। तो जब हम रेलिवेंसी वाला पार्ट पढ़ेंगे 5 to 55 सेक्शन जो रेंज है आपकी, वो उसके अंदर हम देखेंगे कि आपका रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू क्या होता है। करेक्ट। देन सेकेंड रूल आता है दैट बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। सो बेस्ट एविडेंस का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट एविडेंस जो होता है वो बेस्ट एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है वो क्या होता है, बेस्ट एविडेंस होता है। तो हर केस के अंदर पार्टीज के द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि बेस्ट एविडेंसेस, अनटिल एंड अनलेस आपके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, उस केस के अंदर आप किसी और एविडेंस पे जा सकते हैं, बट हर केस के अंदर बेस्ट एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करना होता है। एंड देन थर्ड रूल इज हियरसे एविडेंस मस्ट बी एक्सक्लूडेड। हियरसे एविडेंस का मतलब क्या होता है, आपने मुझे कुछ बोला, मैंने किसी और को कुछ बोला, उस पर्सन ने जाकर कोर्ट में क्या दिया, एविडेंस। तो उस पर्सन ने खुद से कुछ नहीं देखा, खुद से कुछ नहीं देखा, यानी कि सुनी सुनाई बातें जो है वो कोर्ट क्या मानता है, वीक एविडेंस मानता है। और जब तक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, हर सिचुएशन के अंदर हियरसे एविडेंस जो है वो क्या किए जाते हैं, एक्सक्लूड किए जाते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ये 3 गोल्डन रूल्स हैं जहां पर आपका जो एविडेंस एक्ट है वो क्या करता है, बेस्ड है। आई होप ये वाले अभी तक हमने जहां तक डिस्कस किए पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे नीड या ऑब्जेक्टिव। तो क्या जरूरत पड़ी इस एक्ट को बनाने के लिए, या क्या इसका हमारे लेजिस्लेचर को क्यों आवश्यकता रही इंडियन एविडेंस एक्ट को एक कोडिफाइड फॉर्म के अंदर बनाने की। तो ये जो पॉइंट है दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। ये बेसिकली क्या है, आपका प्रियम्बल है। ठीक है। यानी कि आप बेयर एक्ट ओपन करेंगे तो जो आपका हेडिंग के बाद, यानी कि जो आपके टाइटल है उसके बाद आपको क्या बताया है, प्रियम्बल। सो बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या एम था हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को बनाने के लिए, तो यहां पर आपको 3 टर्म्स दिखेंगी दैट इज कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। कंसोलिडेट का मतलब जो भी आपके एविडेंस से रिलेटेड चीजें हैं उन सबको क्या करना, उन सबको एक ही जगह पर कोडिफाइड फॉर्म के अंदर रखना। सेकेंड इज डिफाइन, यानी कि हर एक पॉइंट को अच्छे से क्या करना, डिफाइन करना कोडिफाइड मैनर में। एंड थर्ड इज
अमेंड। तो आप जैसे कि लोग जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो चेंजिंग सोसाइटी की नीड्स को केटर करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, हमें लॉज में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं इंडेक्स के अंदर A, B, C इस तरीके से कर कर क्या होते हैं, न्यू अमेंडमेंट्स ऐड करे जाते हैं। तो इसलिए अगर एविडेंस एक्ट में रिलेटेड कोई भी चेंज आते हैं, कोई भी अमेंडमेंट्स आते हैं, तो उनको भी इसी एक्ट के अंदर रखना, दैट इज द प्रियम्बल और द नीड और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। सेकेंड आता है टू डिस्कवर द ट्रुथ। ऑब्वियसली एविडेंस, साक्ष्य क्यों दिए जाते हैं पार्टीज के द्वारा, ताकि जज या कोर्ट उनका क्या कर सके, उनका जो बोलते हैं अप्रिसिएशन कर सके एंड फिर फाइनल डिसीजन पे अराइव हो कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है। द नेक्स्ट इज टू मेक द यूनिफॉर्म प्रोसीजर। तो जैसे कि आपके पास CRPC है, CPC है, तो क्या है बेसिकली सारे ही कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो किया जाए। इसके लिए भी जरूरत थी क्या लाने की, इंडियन एविडेंस एक्ट लाने की। देन नेक्स्ट इज इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, बैकबोन है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम का। बिकॉज विदाउट एविडेंसेस, साक्ष्य के बिना हमारे क्या होते हैं, केस किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता है। सो योर इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है हमारे लीगल सिस्टम की। ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। एंड फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे बर्ड व्यू। ठीक है। बर्ड व्यू में हमें तो बेसिकली हमारे एग्जाम्स में तो क्या रहने वाला है, कुछ जो सिलेक्टिव सेक्शन है वही आने वाले हैं, बट फिर भी आपको एक कंप्लीट इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमने बेसिक्स में डिस्कस किया था, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या डिवाइड किया गया है, सो दैट इज 3 पार्ट्स। तो जो आपका पार्ट नंबर 1 है वो किससे डील करता है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी कि कौन से तथ्य आप सुसंगत तथ्य बोलेंगे और कौन से तथ्य सुसंगत तथ्य नहीं होंगे, वो आपको बताया गया है सेक्शन 5 to 55 में। बट जो आपका पार्ट 1 है उसका सेक्शन रेंज कहां से स्टार्ट है, 1 to 55, इसलिए यहां पर इसको नाम दिया गया है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। जहां पर आपके 2 चैप्टर्स जो है वो आते हैं। चैप्टर 1 आता है आपका प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक, जहां आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, सेक्शन 1, 2, 3, 4, जहां आपके फर्स्ट के अंदर सारे ही एक्ट्स की तरह शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, ये सब चीजें बताई जाती हैं। देन आपके कहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल है, कहां एप्लीकेबल नहीं है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इस तरीके से आपका जो सेक्शन 1 to 4 है वो रेंज वेरी करेगा। देन आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज सेक्शन नंबर 5 to 55, यहां आपको बताया गया है कौन सा रेलिवेंट फैक्ट होगा, कौन सा रेलिवेंट फैक्ट नहीं होगा। ठीक है। देन वी हैव पार्ट सेकंड, जहां पर आपको क्या बोला गया है, प्रूफ के बारे में बताया गया है, दैट इज योर सेक्शन नंबर 56 to 100। ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से आप अपने केस को प्रूव करेंगे, अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर 3 बताता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी कि ऐसे तथ्य जिनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो बताया गया है आपको सेक्शन नंबर 56, 57 एंड 58 में। देन जिस तरीके से हमने एविडेंसेस पढ़ी थी, तो चैप्टर नंबर 4 में हमें क्या बताया गया है, ओरल एविडेंस, यानी कि मौखिक साक्ष्य, जो आपका फॉल करेगा सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60 में। देन हमारे पास आएगा चैप्टर 5, जो आपका डील करेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से, जिसका रेंज क्या है आपका सेक्शन नंबर 61 to 90A। देन फाइनली हम लोग चैप्टर नंबर 6 डील करते हैं, जहां हमें बताया गया है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जिसका रेंज क्या है आपका सेक्शन 91 to 100। तो बेसिकली ये जो है वो आपका पूरा पार्ट सेकंड फॉर्म करता है। फाइनली वी हैव पार्ट थर्ड, जहां क्या बताया गया है, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस। तो यानी कि कौन आपका जो है एविडेंस प्रस्तुत करेगा, कौन साक्ष्य कोर्ट में लेकर आएगा, विटनेसेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन होगा विटनेसेस का। इसके अलावा अगर कोई भी आपका जो एडमिशन है या रिजेक्शन है साक्ष्य का, वो इम्प्रॉपर हो जाता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं, वो भी आपको पार्ट थर्ड में बताया गया है। तो चैप्टर नंबर जो आपका 7 है वो डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। इसका रेंज क्या है आपका सेक्शन नंबर 101 से 114A, जहां क्या बताया गया है कि कौन सी पार्टी जो है वो क्या जो एविडेंस है या क्या साक्ष्य को प्रूव करेगी। ठीक है। यहां बताया गया है आपको बर्डन ऑफ प्रूफ। देन यू आर हैविंग चैप्टर नंबर 8, जहां आपको बताया गया है दैट इज योर एस्टॉपल, जिसकी रेंज क्या है सेक्शन नंबर 115 to 117। एस्टॉपल मतलब क्या होता है, एक बार आपने कुछ बोल दिया और सामने वाली पार्टी ने आपकी उस बोली हुई चीज पर, उस रिप्रेजेंटेड चीज पर एक्ट कर दिया, तो उसके बाद आप उस चीज से पीछे नहीं आ सकते हैं। सो दैट इज योर एस्टॉपल। देन वी हैव चैप्टर नंबर 9, जहां आपको बताया गया है विटनेसेस के बारे में। ठीक है। इसमें भी हमारे पास वाइड रेंज होती है विटनेसेस की, जो हम लोग जब इस टॉपिक पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन रेंज क्या है, सेक्शन नंबर 118 to 134।
ठीक है। देन फाइनली जब विटनेसेस आते हैं कोर्ट के सामने तो उनका क्या होता है, एग्जामिनेशन करा जाता है बाय द कोर्ट। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो सेक्शन नंबर 135 टू 166 है, यहाँ पर आपको काफी कोर्ट की पावर्स देखने को मिलेगी। एंड फाइनली दैट इज योर चैप्टर नंबर 11, जहां हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 167, जो बताता है कि अगर किसी साक्ष्य का, अगर किसी एविडेंस का गलत तरीके से क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है या रिजेक्शन हो जाता है, तो उस केस में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं। सो दिस इज द बर्ड व्यू एंड जो हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन था, जहां पर हमने बेसिकली जो आज हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने डिस्कस किया है। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, और जो ये लेक्चर सीरीज रहने वाली है ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी एग्जाम में। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। और भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। अब हम लोग मिलेंगे अपने सेकेंड सेशन में आगे के सेशन